बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो बेसिक कंटेंट्स आज के लेक्चर के हैं वो नोट कर लें, जिसको कि आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिस्ट्री, यूज़, पर्पस, डेटा मॉडल्स, आर्किटेक्चर, लेवल्स। ठीक है, ये जो मैं आपको स्लाइड शेयर कर रही हूँ उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने लेके चलना है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ डीबीएमएस। ऑलरेडी हम लोग डिफ़ाइन कर चुके हैं, लास्ट 2 लेक्चर में भी मैंने डीबीएमएस को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था, लेकिन आज हम लोगों ने इसी को लेके जाना है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको दोबारा से आपको व्यू दे देती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपल डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंड परसिस्ट डाटा। ऐसा डाटा जो कि इंटर रिलेटेड हो और वो एग्जिस्ट करता हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। A set of application program used to access, update and manage the data, which form the database management system. जैसे मैंने आपको, जब हम डीबीएमएस पढ़ भी रहे हैं तो इसकी एग्जांपल मैं आपके कॉलेज की देती रहती हूँ। जैसे आपको कि आपका कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है, एग्ज़ाम है, लाइब्रेरी सिस्टम है, तो ये तमाम आपके पास जो सिस्टम्स हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, और जब हम इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और इसका एक सिस्टम बनाएंगे, तो वो दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम होगा। ठीक है, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि 1960 में स्टार्ट हुआ था और चार्ल्स नामी साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद 1960 में इसमें मज़ीद इन्वेंशन हुई और 1970 में IBM ने इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हुए डाटा मॉडल्स जनरेट करने की कोशिश की। हम लोग पढ़ेंगे भी रिलेशनल डाटा मॉडल, जो कि आज भी यूज़ हो रहा है। 1980 में रिलेशनल डाटा मॉडल डोमिनेंट एंड सीक्वल आज तक यूज़ हो रही है, उसको यूज़ किया गया लेट 1980 1990 और डीबीएमएस वेंडर एक्सटेंडर में इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जनरेट किया गया। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, इसको व्यू कर लीजिएगा। आपकी बुक में भी थोड़ी सी है इसकी हिस्ट्री, तो थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिएगा। डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं? डाटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस है कि जब हमारा डीबीएमएस हो तो डाटा एक तो इंडिपेंडेंट रहता है और उसको एक्सेस करना हमारे लिए आसान है। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है कि हम कोई भी एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हो तो हमारा टाइम कम लगता है और डाटा सिक्योर रहता है, सेंट्रलाइज हो जाता है ना, तो हम हर पर्सन को एक्सेस नहीं करवाते, सिर्फ वो पर्सन जो कि उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और वो लीगल हैं तो हम उसको यूज़ करवाते हैं। बट इज़ अ मीन ऑफ लीगल एंड इलीगल यूज़र्स, इसको हम बड़ा डिटेल में देखेंगे आगे भी जाके। तो फ़िलहाल इतना समझ लें कि वो पर्सन्स जो कि उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास हम सिर्फ उनको सिस्टम को एक्सेस करवाएंगे। यूनिफॉर्म डाटा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और कंकरेंट एक्सेस है, रिकवरी फ्रॉम क्रैश है। इस चीज़ को देखा जाएगा, हम उसका बैकअप वगैरह लेते रहेंगे। पर्पस क्या है इसको देख लें, डाटा रिडेंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। Data redundancy and inconsistency, same information may be duplicated in several places. आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सेवरल प्लेसेस पे है और हम क्या करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन को, इस चीज़ को एक्सेस करवाएंगे कि वो डुप्लिकेट ना हो। ऑल कॉपीज़ में नॉट बी अपडेटेड प्रॉपरली, डिफ़िकल्ट इन न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। और डाटा आइसोलेशन, डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, डिफ़िकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फाइल्स एंड फॉर्मेट। डाटा आइसोलेशन से मीनिंग हम ये लेंगे कि डाटा को आइसोलेट रखना है, हर एक एक्सेस में हमने उसको नहीं करना। पर्पज़ हमारा ये है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स देख लें कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वो यूज़र डाटा को एक्सेस करे जो कि उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पेरोल पीपल ओनली हैंडल एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड कैन नॉट सी कस्टमर अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय आए वो दूसरे की पेरोल को या उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने लग जाए, सिर्फ उस पर्सन को एक्सेस करवाएंगे जिसका कि वो डाटा है। और इसके अलावा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या है,
है। डाटा में बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉलेज की बात करते हैं कि सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को हमने एनरोल करना है, तो सिर्फ 50 तक की एंट्री हमारे पास हो। उसके अलावा अगेन डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स और टू चेंज कंस्ट्रेंट्स विद द फाइल पर्पस प्रोसेसिंग अप्रोच। इस चीज़ को भी पॉसिबल बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये हमारे पर्पस है जिसको कि हमने लेके चलना है। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाटा मॉडल्स। आपके पास डाटा मॉडल में एक हिरारिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, और फिर हम फोकस करेंगे रिलेशनल मॉडल को, क्योंकि हम रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ रहे हैं। हिरारिकल मॉडल में टॉप से शुरू करते हैं और बॉटम तक को लाई करता है, दैट इज़ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये जैसे उसने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है कि एक रूट है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप इसकी एग्जांपल अपने कॉलेज की भी ले सकते हैं कि मेन पे यहाँ पे प्रिंसिपल है और उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम हिरारिकल टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम तक को लाई करते हैं। इसकी व्यू क्या 1960 में इन्वेंट हुआ, IBM ने इसको सबसे पहले किया, तो अब तक इसका है कि अभी तक इसे यूज़ किया जा रहा है। नेटवर्क मॉडल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू हिरारिकल। उसमें आपके पास ये कोडासाइल सिस्टम ने इसको इन्वेंट किया 1971 में। आप ये देखें कि हिरारिकल में सिर्फ एक वे से हम इसे एक्सेस कर सकते थे रूट्स को, जबकि यहाँ पे रूट्स को एक्सेस करने के दो भी हैं, यानी इस रूट को, इस वाली रूट को, इसको मैं इधर से भी एक्सेस कर सकती हूँ और इधर से भी एक्सेस कर सकती हूँ। इस वजह से इसको नाम दिया गया नेटवर्क मॉडल का। नेटवर्क मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन उसको बनाना, उसको कॉन्फ़िगरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल RDBMS है, इसको EF कोड नामी साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था। आपके पास जो आप इस वक्त लेटेस्ट डेटाबेस पढ़ें वो रिलेशनल डेटाबेस है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिलेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप डेटाबेस पढ़े हों तो आप कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, उसमें जो वर्ड रिलेशन है उससे मुराद हम टेबल लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का एक टेबल नहीं होता जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। अब आपने उसको टेबल नहीं कॉल करना, बल्कि आपने उसको रिलेशन लेना है कि टेबल को आप नाम देंगे रिलेशन का। उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है, थर्ड पॉइंट देखें कि डाटा एंड relation between them are organized in the table. Table is a collection of records and each record in the table contains the same fields. ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में जो है वो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और डाटा को एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनल टेबल। वैल्यूज़ आर एटॉमिक, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एटॉमिक, वो वैल्यूज़ जो कि डिवाइड ना हो सकती हूँ। जैसे आप एक एज्यूम करें कि हमारे पास एक टेबल है, उसमें पहली रिकॉर्ड जो है उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर 10, उसका नाम मालिया है, वो बहावलपुर से बिलोंग कर रही है। तो मैं क्या ये हर रो में एक सिंगल वैल्यू है, क्या मैं इसे मज़ीद डिवाइड कर सकती हूँ आलिया को 2 हिस्सों में, या रोल नंबर 1 को 2 पार्ट्स में? नहीं कर सकती ना। तो ऐसी वैल्यू जो कि मज़ीद डिवाइड ना हो सकती हूँ उनको एटॉमिक, एटम से लिया गया है। एटम की भी डेफिनेशन यही है ना कि वो पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक। तो ये भी हमारे पास जो इसमें वैल्यूज़ होंगी वो एटॉमिक होंगी। ईच रो इज़ यूनिक, हर रो जो है वो यूनिक है, क्योंकि हम प्राइमरी की डिफ़ाइन कर लेते हैं। कॉलम वैल्यूज़ आर द सेम काइंड, हर वैल्यू, जैसे मैं रोल नंबर कहती हूँ तो उसमें एक ही तरह की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। सीक्वेंस ऑफ द कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट, ये हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं कि पहले जी रोल नंबर हो जाए फिर नेम। ज़रूरी नहीं है, हम पहले नेम भी लिख सकते हैं, हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। इस वजह से वो कह रहा है कि ना तो कॉलम का सीक्वेंस होना और ना ही रो का सीक्वेंस होना सिग्निफिकेंट नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले भी मैं रोल नंबर लिख लूँ फिर आगे जाके उसी टेबल में मैं फिर रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है ये वो आपको
ऑब्जेक्ट्स पे काम करने की देते हैं, और ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि ये भी आपके पास एक मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, और उसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को और उनकी लैंग्वेजेस को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ DBMS क्या है उसको देख लें। आपके पास आर्किटेक्चर सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल है। इन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विद द स्कीमा इज़ कंटेन्ड विद द डाटा विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में इंफॉर्मेशन जो है वो नॉर्मली एसोसिएट किए जाएंगी, और उसमें डाटा को हम एक ही जगह पे रखने की कोशिश करेंगे, और वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होगी। इन सच डाटाबेस देयर इज़ नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन द डाटा एंड द स्कीमा। इसमें हम डाटा को स्कीमा से अलग नहीं करेंगे, बल्कि एक ही जगह पे उसको एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो यहाँ आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करें। ऑल अर्ली प्रपोजल ऑफ स्टैंडर्ड terminology and general architecture database, a system produced by 1975 by the database task group appointed by the Conference of Data System and Language। उसमें क्या उन्होंने डेटाबेस को ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कोशिश की गई कि DBMS को 3 लेवल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ DBMS कि हम DBMS को 3 लेवल्स ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल। आर्किटेक्चर बाय यूजिंग द डायग्राम अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल व्यू, जो कि यूज़र को दिया जाता है, जो कि यूज़र को व्यू करवाया जाता है। इसके बिहाइंड जो सीन चल रहा है वो कंसेप्चुअल है, और उसी कंसेप्चुअल को हम यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डायग्राम को अगर आपको इस तरह समझाऊँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए कि जैसे मैं कॉलेज के एडमिशन सिस्टम में कोई चेंज लेके आ रही हूँ। That are the users 1 to up to 2 3 n तक यूज़र हो सकते हैं जिनसे कि मैं डाटा को उनसे व्यू लूँगी। वो जो मुझे व्यू देंगे उनको मैं एक जगह पे, जैसे वो सिस्टम में क्या क्या चेंज लेके आना चाह रहे हैं, उन व्यूज़ को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूँगी, ठीक है। और वो जो आपके पास बनेगा वो कंसेप्चुअल स्कीम है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी आइडिया, एनी प्रैक्टिकली व्यू। उनका ये एक आइडिया है, उनका एक कंसेप्ट है जो कि सही भी हो सकता है और नहीं भी। उसी कंसेप्चुअल व्यू को लेके मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई उसको किसी जगह पे इंटीग्रेट करके बाकायदा एक उसी कंसेप्ट को किसी डेटाबेस में, किसी सॉफ्टवेयर में उसको डिज़ाइन करूँ, और फिर वो आपके पास बन जाएगा इंटरनल स्कीमा। वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास डाटा इस फॉर्म में होना चाहिए, उसी फॉर्म में मैं बाय यूजिंग एनी SQL या कोई यहाँ पे कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसी कंसेप्ट को लॉजिकली डिज़ाइन करती हूँ, और फिर मैं एंड में उसे कहीं पे भी स्टोर कर लेती हूँ। तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है। मेरे ख्याल है आपको आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा, ना हो तो मुझसे मज़ीद पूछ लीजिएगा। ये उसने यहाँ पे मज़ीद भी उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। एक्सटर्नल क्या है लेवल, जिसमें स्कीम्स को डिस्कस किया जाता है, लॉजिकल रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं यूज़र से, उसी को कंसेप्चुअल को कहीं पे भी एक जगह इंटीग्रेट कर लिया जाता है, और फिर इंटरनल में देखा जाता है कि डाटा को हमने किस तरह डील करना है और किस तरह उसका डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, उसको हम कहीं पर भी स्टोर कर लेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। DBMS के कंपोनेंट एक हार्डवेयर है जो कि हमें चाहिए, जिसमें हम डाटा को स्टोर करें। सॉफ्टवेयर आपके पास किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने अपना डाटाबेस डिज़ाइन करना है। DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, इफ़ नेसेसरी एंड आल्सो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरनमेंट। डाटा आपके कौन से डाटा पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है, मैं इस पर काम करना चाह रही हूँ, तो ये मेरा डाटा होगा। पीपल जिसको कि आप एक तो आप खुद हैं जो कि आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, DBA एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र है जो कि आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। प्रोसीजर आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, किस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास प्रोसीजर्स कहलाएंगे। एडवांटेजेस देखें,
कंट्रोलिंग रिडेंडेंसी है कि आप डाटा को किस तरह कंट्रोल करेंगे। शेयरिंग ऑफ डाटा है, डाटा को किस तरह शेयर किया जा रहा है। डाटा कंसिस्टेंसी है, आप डाटा को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, डाटा सिक्योरिटी है एंड रिपोर्ट राइटिंग है। ये सारे वन बाय वन मैं आपसे आप परेशान ना होइएगा, कुछ टर्म्स हैं जो कि ये यूज़ हो रही हैं। इन सारी टर्म्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके आपको समझाऊंगी कि रिडेंडेंसी क्या है, शेयरिंग है, कंसिस्टेंसी क्या। इनमें से कई चीज़ें मैंने पढ़ाई भी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ये हम मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी पे ही होगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। तो ये मैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी। डिसएडवांटेजेस में तो खैर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर है, कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन है। फॉर एग्जांपल आप क्या मीडिया यूज़ कर रहे हैं, स्टाफ ट्रेनिंग है, अपॉइंटमेंट, ये सारा एक्सपेंसिव मीनिंग में आ जाते हैं। इसमें तो कोई खैर नई टर्म नहीं यूज़ हो रही है। अलबत्ता एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एडवांटेजेस पे आपको अलग से लेक्चर दूंगी ताकि कोई हमारी चीज़ स्किप ना हो जाए जो आपको बाद में प्रॉब्लम दे, ठीक है। उसके बाद जो डीबीएमएस लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं वो देख लें। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें कुछ इसकी कमांड यूज़ होती हैं, क्रिएट है, ऑल्टर है, ड्रॉप है। इसमें दो एक ही बेशक आप क्रिएट कर लें, ऑल्टर कर लें। क्रिएट में हम एक नया डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, ऑल्टर में आप उसके स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ड्रॉप में वही जो डेटाबेस मैंने बनाया है उसको अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उसे डिलीट करते हैं। तो ये तीन ही अगर आप डीबीएमएस की ये सीक्वल की हैं ये कमांड्स, इन तीन को ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन है, जिसमें एक लैंग्वेज है जिसमें कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। और उसमें जैसे सिलेक्ट है, रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। मैंने वो जो डाटाबेस बनाया है उसको मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ तो उसके लिए सिलेक्ट है। इंसर्ट में डाटा किस तरह इंसर्ट किया जाता है, अपडेट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड इन द टेबल है, मर्ज आप कैसे उसे मर्ज कर सकते हैं, कॉल है। और इसमें भी वही मैं आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट कर लें, अपडेट कर लें और डिलीट, सिर्फ चार कमांड्स कर लें तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह यूज़ होनी है। यानी ऑलरेडी मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है और मैं उसको देखना चाह रही हूँ तो मैं सेलेक्ट कमांड यूज़ करूँगी। अगर मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाह रही हूँ तो मैं इंसर्ट करूँगी, ठीक है। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में मैं कुछ नया चेंज लेके जा रही हूँ तो मैं फिर उसको अपडेट करूँगी। और डिलीट में फॉर एग्जांपल मैं उस पूरे ही रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाह रही हूँ तो फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगी। तो ये हमारे पास डेटाबेस की थी कुछ टर्म्स जो हमने आज भी इसका व्यू लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस समझाऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।